हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और ये हमारी इस सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है जहां पे हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 1, जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है वो हम समझेंगे आज की वीडियो के अंदर। और भाई फिर भी एक चीज और बता दूं कि हमेशा किसी प्लेस को टॉपिक वाइज देखना, ठीक है, और हर एक चैप्टर को कंसेप्ट वाइज ही स्टडी करते हुए चलना, ताकि हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही करते चले जाए, क्योंकि हर एक पिछली वीडियो के कंसेप्ट का यूज आने वाली वीडियो में हो सकता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। और भाई कोई भी मेरी वीडियो को 2x पे नहीं देखेगा, क्योंकि पहले ही बोलने की स्पीड ठीक है, यानी कि मैं स्पीड में ही पढ़ाता हूं, तो आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी आप 1.5x पे देखो या फिर 2x पे देखो, नॉर्मल स्पीड पे ही वीडियो को चलने देना। ठीक है, अब शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो हम बात कर रहे हैं लेसन नंबर 1 के बारे में, जहां पे हमें पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ को समझेंगे आज के कंसेप्ट के अंदर, आज की वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब समझते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है। हम सब जानते हैं कि हमारे इस दुनिया में अलग अलग नेशंस हैं, है ना, अलग अलग कंट्रीज हैं, और सारी की सारी कंट्रीज है ना डेवलपमेंट करना चाहती है, अपने आप को डेवलप करना चाहती है, इकोनॉमिकली ग्रोथ करना चाहती है। लेकिन क्या सारी की सारी कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर पाती है? आप बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं। यानी कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो डेवलप्ड नेशंस में आती हैं, जिन्होंने अच्छी खासी इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करी है, लेकिन कुछ कंट्रीज वहां पे ऐसी भी हैं दूसरी तरफ जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर है, और इतनी कम है कि बेसिक रिसोर्सेज भी लोगों के पास नहीं है। और कुछ कंट्री बीच बीच में आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपिंग नेशंस। डेवलपिंग नेशन यानी कि जो डेवलप कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की बात कर लेते हैं, तो इंडिया में आपको रईस से रईस लोग मिल जाएंगे, यानी कि रिच से रिच लोग मिल जाएंगे, और पुअर से पुअर लोग मिल जाएंगे। वो लोग भी मिल जाएंगे जिनके पास बेसिक रिसोर्सेज जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान ये तक नहीं है ना। लेकिन हर एक कंट्री जो है वो इस रेस में पार्ट जरूर ले रही है कि हाँ हमारी कंट्री भी क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिकली ग्रो करनी चाहिए, है ना, हमें भी डेवलपमेंट करनी है, हम इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे। जैसे कि हर एक पर्सन ही सोचता, एक कंट्री के अंदर हर एक इंडिविजुअल सोचता है ना, ज्यादातर लोग जो मैं बात करता हूँ कि जिनके बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन काम बहुत कम लोग कर पाते हैं उस लेवल पे, इसलिए कुछ लोग ही डेवलप कर पाते हैं। और सेम ऐसे ही कुछ कंट्रीज, हर एक कंट्री अपने आपको इकोनॉमिकली डेवलप करना चाहती है, हर एक नेशन अपने आपको डेवलप करना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग, कुछ ही कंट्रीज उस पाथ पे चल पाती हैं, जिसकी वजह से कुछ ही कंट्री जो है वो डेवलप कर पाती है और बाकी कंट्री डेवलप नहीं कर पाती। या तो डेवलपिंग नेशन का पार्ट बन जाएगी या फिर अंडर डेवलप्ड रह जाएंगी, है ना। तो ये तो हो गई इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो ये क्वांटिटेटिव टर्म है, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर से बात करते हैं कि किसके पास, किस कंट्री के पास कितनी अच्छी वेल्थ है, कहाँ पे लोग लग्जरी में रह रहे हैं, किन के पास प्रॉपर बेसिक नीड्स तो है ही, साथ में वो लोग जो है कहीं ना कहीं लग्जरी को भी इंजॉय कर पा रहे हैं। तो इन सब के जरिए जो है ना हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि वो कंट्री जो है वो डेवलप्ड नेशन का पार्ट बन पाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम यूएसए की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, ये हमारी टॉप 3 इकोनॉमीज हैं इस दुनिया की, क्योंकि इन लोगों ने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रखी है, इनकी जीडीपी बहुत अच्छी है, ये लोग लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। तो ये सब रीजंस है, यहाँ पे अच्छे से बिजनेसेस चल रहे हैं। तो ये सब रीजंस हैं कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली ग्रो करने के या फिर इकोनॉमिकली ग्रोथ दिलाने के। और जब हम बात करते हैं इंडिया की, वैसे तो इंडिया भी अब 4th नंबर पे आता है जीडीपी के हिसाब से, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दूं हम सिर्फ जीडीपी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा नेशन जो हमारा इंडिया वो है भी इतना बड़ा। अगर हम जीडीपी के हिसाब से अगर हम जापान से ही पीछे हैं तो फिर क्या फायदा, क्योंकि जापान तो इतना सा देश है, वो भी हमसे आगे जीडीपी के अंदर, ठीक है, और इंडिया में ठीक है हम फिर भी क्या है, पीछे हैं एज कंपेयर टू जापान। लेकिन जब हम कंपेरिजन करते हैं, वही देखो हम लोग यहाँ पे जीडीपी से कंपेरिजन नहीं कर सकते, आप निकालो पर कैपिटा जीडीपी। जब हम पर कैपिटा जीडीपी की बात करते हैं ना, तो आप लोग बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि पर कैपिटा जीडीपी में इंडिया की रैंक कहां पे आती है। वो बहुत ही नीचे आती है। भले ही हम जीडीपी के हिसाब से 4th नंबर पे आते हैं, बट पर कैपिटा जीडीपी हमारी बहुत कम है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो उस जीडीपी में तुम्हारा बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो शुरू करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, और बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक ग्रोथ के हर एक कंसेप्ट को। अब यहाँ पे देखते हैं, तो पहले कुछ क्या हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के।
तो कौन कौन से हैं ये चार हमारे पास क्या है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जिसमें से पहला क्या है लर्न द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब पता लगाना पड़ेगा, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत अभी समझा दिया है, बाकी थोड़ी बहुत क्लियरिटी आ जाएगी आपको वीडियो के एंड तक, जहां पे कुछ चीजें हम और डिस्कस करेंगे, कुछ टेक्निकल टर्म्स डिस्कस करेंगे जिसके जरिए हम इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट को क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर करते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है लर्न द स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें यहाँ पे कुछ फैक्ट समझने पड़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है लर्न द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। हमें इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की बात करनी होगी। देखो इनकम इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जो अमीर लोग हैं वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। आप जब इंडिया की बात करते हैं हम, तो इंडिया में देखो जो 90% रिसोर्सेज हैं उसे 10% लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं घेर के बैठे हैं, और जो बाकी 10% रिसोर्स हैं उस पर 90% लोगों का सर्वाइवल चल रहा है। तो कितना बड़े लेवल पे गैप है, कितनी बड़ी लेवल पे इनकम इनइक्वालिटी है या फिर वेल्थ इनइक्वालिटी है इंडिया के अंदर, ये भी एक बहुत मेजर कारण है इंडिया की गरीबी के पीछे। इसके बाद क्या आता है ऑफ इनकम रिजल्टिंग एज अ साइड इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये भी क्या है साइड इफेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ का, है ना। यानी कि जब भी बता देता हूँ, जब भी कोई कंट्री जो है ना वो डेवलपिंग नेशन का पार्ट बनती है, फिर धीरे धीरे डेवलप करती है, तो उसमें इनकम इनइक्वालिटी स्टार्टिंग में बढ़ती ही है और बाद में वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है। जैसे इंडिया में देखो, इंडिया में एक बहुत बड़ा गैप है इनकम इनइक्वालिटी का। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है लर्न द एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। हमें एब्सोल्यूट और कंडीशनल कन्वर्जेंस समझना होगा। तो ये चारों हमारे क्या बने लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जहां पे आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। ठीक है, तो एक चीज और अब समझते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को ना मेजर किस तरीके से किया जाता है क्वांटिटेटिव टर्म में। वैसे थ्योरी में तो आपको पढ़ाऊंगा ही, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीडीपी। अब बात है जीडीपी का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने अगर 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है अच्छे से, तो आप लोगों को याद होगा, वहां पे आप लोग पहली बार जीडीपी वर्ड को समझते हो। वैसे जीडीपी 10th में भी है इकोनॉमिक्स में, बट अपने मेन 11th-12th में पढ़ा होगा जीडीपी को, कि जीडीपी से ना हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजरमेंट निकालते हैं। कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी होता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी कि फाइनेंशियल का मतलब है एक साल के अंदर, जो कि 1 अप्रैल से लेके अगले साल 31 मार्च तक चलने वाला है। ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं उसके टोटल वैल्यूज का सम, उसको हम क्या बोलते हैं जीडीपी बोलते हैं। यानी कि जीडीपी दो चीजों से निकलती है, एक तो एक इकोनॉमी के अंदर कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की हुई है, और उन क्वांटिटी का प्राइस कितना है। तो ये चीज, इस चीज से हमारी क्या बनती है, एक तरह से आप मान सकते हो जीडीपी बनती है, जीडीपी बनती है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भैया आपको जीडीपी बढ़ानी है, तो आप बोलोगे भैया जीडीपी बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक क्या, आप प्राइस को इंक्रीज कर लो या तो क्वांटिटी को इंक्रीज कर लो, दोनों तरीके से जीडीपी बढ़ सकती है। इसलिए कभी भी देखा होगा आपने जीडीपी के नाम दो हिस्से कर देते हैं, एक होती है नॉमिनल जीडीपी, एक होती है रियल जीडीपी। जैसे सपोज करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, कि मान लेते हैं एक कंट्री के अंदर जो है ना वो 1 लाख, मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूँ, 1 लाख जो गुड्स है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, 1 लाख क्वांटिटी किसी भी चीज़ की प्रोड्यूस की जाती है, उसका प्राइस मान लेते हैं कितना है 100 रुपये है, एक क्वांटिटी का प्राइस 100 रुपये है। तो 1 लाख की जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 जीरो, ये 2 जीरो 7 जीरो, यानी कि 1 करोड़ की रकम आ जाएगी। 1 करोड़ की आ गई रकम आ गई। जैसे ही मैं अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर गया तो क्वांटिटी अभी भी सेम ही प्रोड्यूस हो रही है, क्वांटिटी आज भी कितनी है 1 लाख ही है, बट जो प्राइस है ना वो इन्फ्लेशन की वजह से मान लेते हैं 150 रुपये हो गया, 100 से बढ़ के 150 हो गया। अगर 150 हो गया तो जो ये 1 करोड़ की रकम है जीडीपी की, वो किसमें पहुंच जाएगी 1.5 CR में, यानी कि 1.5 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इससे मैं क्या बोलूँगी जीडीपी बढ़ी है, तो एक्चुअल में जीडीपी में कोई राइज नहीं आया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जीडीपी जब बढ़ेगी जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, चाहे वो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर में बढ़े, चाहे वो इंडस्ट्रीज के अंदर बढ़े यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में बढ़े, चाहे वो सर्विस सेक्टर टर्शरी सेक्टर में बढ़े, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। क्योंकि प्रोडक्शन का ही असली मतलब क्या होता है कि लोगों के पास ज़्यादा गुड्स हैं, लोगों के पास ज़्यादा सर्विसेज कंज्यूम करने के लिए, और लोग ज़्यादा अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तभी हम बोलेंगे कि जीडीपी में एक्चुअली ग्रोथ आ रही है। इसलिए हम जो है ना रियल जीडीपी की बात करते हैं, क्योंकि रियल जीडीपी हमेशा कॉन्स्टेंट या फिर फिक्स्ड प्राइस पे निकाला जाता है। तो वही चीज यहां पे है कि 1 लाख इंटू में 100, पहले कितना आया 1 करोड़, फिर 1 लाख इंटू में 150 कितना हो गया 1.5 करोड़। लेकिन ये कभी भी आपकी जीडीपी में इंक्रीमेंट को नहीं दिखाएगा। अगर जीडीपी में रियल इंक्रीमेंट देखनी है तो हमें क्वांटिटी को बढ़ा के तब जीडीपी बढ़ानी होगी।
ठीक है, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। यानी कि जीडीपी एक अच्छा मेजरमेंट टूल है कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ का, लेकिन कैसी जीडीपी? रियल जीडीपी, ना कि नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी तो प्राइस में इंक्रीमेंट की वजह से लगातार बढ़ता ही रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे है। अब समझते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का इंट्रोडक्शन। अगर हम इसको देखें तो एन एग्जामिनेशन ऑफ डाटा ऑफ द लास्ट मेनी ईयर्स, अगर हम लास्ट कुछ ईयर्स का डाटा देखें ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज का, एंड होल वर्ल्ड शोज दैट पॉपुलेशन, तो हर एक जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है। आज आप इंडिया की बात करते हैं, पहले चाइना जो है वो पॉपुलेशन में सबसे आगे था, ठीक है, लेकिन आज इंडिया की बात कर लेते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन से क्या आ गया? सबसे आगे आ चुका है। यानी कि कहते हैं ना कि इंडिया ने दो चीज़ों में बहुत अंधा डेवलपमेंट किया है, एक पॉल्यूशन और दूसरा पॉपुलेशन। और खासकर जो दिल्ली में रहने वाले लोगों को तो पता ही होगा कि भाई पॉल्यूशन किस लेवल का चल रहा है इस टाइम पे। तो वही चीज़ यहाँ पे है, शोज दैट पॉपुलेशन वैल्यू ऑफ जीडीपी देख सकते हैं हम अलग अलग कंट्रीज की, पर कैपिटा जीडीपी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल मैं मानता हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ चेक करने के लिए, क्योंकि जीडीपी के बढ़ने से कुछ नहीं होगा भाई, पॉपुलेशन में तो मेजर की जाएगी ना। अब सपोज करते हैं, एक चीज समझो आप, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो फैमिली है, ए और बी। ए की फैमिली की जो टोटल इनकम है वही मान लेते हैं 1 लाख रुपए है, और बी की फैमिली की जो इनकम है वही मान लेते हैं 1 लाख रुपए है। अब एक बात समझना, यहाँ पे 1 लाख रुपए है, देखिए ज़्यादा जीरो लगा दिया मैंने, हाँ ठीक है, 1 लाख रुपए है, तो ये हो गया हमारे पास इनकम। तो दोनों की इनकम ने 1 लाख रुपए मान ली। अब 1 लाख रुपए में क्या हो रहा है? अब आप बोलोगे भैया ठीक है, दोनों की इनकम सेम है, दोनों ही जो है, दोनों फैमिलीज जो हैं वो सेम लेवल पे सेटिस्फैक्शन कंज्यूम कर रहे हैं। अरे कैसे पता आपको? पहले नंबर ऑफ मेंबर सुन लो फैमिली के अंदर कितने हैं। इस फैमिली में सिर्फ 5 मेंबर हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर ए फैमिली में 5 मेंबर हैं तो हर एक के हिस्से 20,000 रुपये आते हैं, 20,000 रुपये आते हैं। वही दूसरी फैमिली बी है, उसकी फैमिली में 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, यानी कि 1 लाख रुपए के हिसाब से 10,000 रुपये हिस्से में आते हैं। तो सेटिस्फैक्शन कौन सी फैमिली के लोग ज़्यादा मिल रहे हैं? तो आप बोलोगे भैया ए को। क्यों? क्योंकि ए की फैमिली में जो हर एक मेंबर है उसके पास वेल्थ ज़्यादा है, कंजप्शन के लिए पैसा ज़्यादा है, लेकिन वही फैमिली बी में क्या है? कंजप्शन करने के लिए पैसा कम है। तो वो चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाई कि भाई सिर्फ जीडीपी से कुछ नहीं होता, पर कैपिटल जीडीपी निकालनी पड़ती है, ठीक, क्योंकि जीडीपी मान लेते हैं आप जापान का कंपैरिजन करते हैं इंडिया से। अरे जापान इतना सा देश है, इंडिया इतना बड़ा देश है, उसमें पूरा उस जीडीपी में पूरा देश काम कर रहा है, और वहाँ पे जापान जो कि छोटा सा देश है और वो भी जीडीपी में हमसे आगे है। तो सोचो वहाँ के लोग किस लेवल पे वेल्थ जो है इंजॉय कर पा रहे हैं। इतने कम लोग हैं, उनके पास इतनी सारी जीडीपी है कंज्यूम करने के लिए, तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। तो इसलिए जो है ना, हम पर कैपिटल जीडीपी की बात करते हैं, और पर कैपिटल जीडीपी में इंडिया बहुत दूर आता है भाई, ठीक है। ना हो तो भी गूगल कर लेना कि पर कैपिटल जीडीपी में इंडिया की रैंक क्या है। मेरे हिसाब से अराउंड जब मैंने चेक की थी तो 140 के आसपास थी। अब मेरे को कमेंट करके आप लोग बताओगे कि करंट में जीडीपी पे जो है ना पर कैपिटल जीडीपी के हिसाब से इंडिया की रैंक कौन सी है। इसके बाद कंजप्शन एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कि कंजप्शन करने के लिए कितना पैसा है लोगों के पास। हैव बीन चेंजिंग ओवर टाइम, ये लगातार टाइम के साथ चेंज होता रहता है और इंक्रीज करता रहता है, इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली फॉर अ सर्टेन पीरियड एट डिफरेंट रेट्स, अलग अलग रेट्स के हिसाब से। समटाइम्स इवन फॉलिंग, और कई बार तो ये फॉल भी करता है। एंड सो ऑन द पिक्चर फॉर डिफरेंट कंट्रीज में वेरी इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ। इसलिए क्या होता है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है ना हर एक कंट्री की अलग अलग है, एज वेल एज लेवल ऑफ अचीवमेंट, और साथ साथ लेवल ऑफ अचीवमेंट भी क्या है? अलग अलग है। कुछ कंट्री बहुत जल्दी ग्रो कर गई, कुछ कंट्री बहुत लेट ग्रो कर गई। जब हम एग्जांपल लेते हैं चाइना का, तो हम बोलते रहते हैं कि चाइना से भाई कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं हो सकता अभी इंडिया का। एक रीजन समझते हैं, एक टाइम पे आप मानोगे इंडिया और चाइना बिल्कुल एक जैसा था, पर अगर अंग्रेज ना आए होते तो कभी आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ना तो इंडिया जो है ना वो एक तरह से रिच कंट्रीज में ट्रीट किया जाता था। वो तो इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया हर तरीके से, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर रिसोर्सेज की कमी पड़ गई, वरना इंडिया में कभी भी रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। इसलिए तो हम भारत को क्या बोलते हैं? सोने की चिड़िया, ठीक है। और अगर हम वही बात करते हैं चाइना की, तो चाइना ने क्या किया? अपने आप को आइसोलेट किया, क्योंकि चाइना भी इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गरीब था, पर उसने आइसोलेट किया, उसने अपनी डिपेंडेंसी कम करी बाकी कंट्रीज के ऊपर से, ठीक है, और खुद सब कुछ बनाना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ दिला पाए, इकोनॉमिक अच्छी वेल्थ कमा पाए, इनकम जनरेट कर पाए लोगों के लिए। और आज आप देखोगे कि चाइना जो है ना वो हर तरीके से क्या है? इंडिपेंडेंट है, किसी भी तरीके से बाकी दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं
टॉप कंपनीज की जो यूएसए की है, चाहे वो गूगल हो गया सर्च इंजन के तौर पे, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, अलग कंपनीज, लेकिन चाइना ने सब कुछ अपना खुद का बना रखा है, वो गूगल तक यूज़ नहीं करते ताकि उनका जो डाटा है वो बाहर लीक ना हो जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या आता है, वही चीज़ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बन के आती है कि इसलिए आज जो है ना उसका टेक्नोलॉजी में एक अलग ही लेवल है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की और मीनिंग एंड डाटा की। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया एक बेकार कंट्री है, इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, बट मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से कि उन्होंने किस लेवल पे एक अच्छी ग्रोथ अचीव करी और किस लेवल पे इंडिया में भी ग्रोथ अचीव करनी बाकी है। क्योंकि अब मेन दिक्कत ये है ना कि हम हमेशा जो भारत के लोग हैं कंपेरिजन करते रह गए अपने से नीचे वाले लोगों के साथ, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बाकी के बांग्लादेश हो, बाकी आलतू फालतू जो भी देश हैं उनसे कंपेरिजन करते रह गए। लेकिन मेन बात क्या है कि जब भी किसी पर्सन को ग्रोथ करनी होती है तो वो अपने से ऊपर वाले लोगों को देखता है, ठीक है। ऐसे ही सेम एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया को कंपैरिजन हमेशा ऊपर वाले लोगों से करना चाहिए, चाहे वो यूएसए हो, चाइना हो, फिर अदर कंट्रीज हो जिन्होंने इकोनॉमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे वो जापान ही क्यों ना हो। अब हम समझते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को और मीनिंग ऑफ डाटा। इसका मीनिंग ऑफ डाटा क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है समझते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं हर एक नेशन लगे हुए हैं इस जद्दोजहद में कि कैसे भी करके हमें इकोनॉमिकली ग्रो करना है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर करती है कि भाई हमें प्रोडक्शन क्या करना है, इंक्रीज करना है, कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी है और कैपेबिलिटीज ऑफ एन इकोनॉमी ओवर टाइम, और साथ साथ कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाना है एक इकोनॉमी के टाइम के साथ। ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव फेनोमेनन। मैंने भी बताया था कि ग्रोथ जो है ना वो हम नंबर्स में नापते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव टर्म है अगर हम स्टैट्स के अकॉर्डिंग समझे तो इसे। इट रिफ्लेक्ट्स इंक्रीज इन आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे हम आउटपुट को बढ़ाने की बात करते हैं। मैंने भी ऊपर आपको समझाया था कि जीडीपी को हम बढ़ा तो प्राइस को बढ़ा के भी हम जीडीपी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा हम रियल जीडीपी नहीं इंक्रीज कर सकते। एज वेल एज पर कैपिटा आउटपुट ऑफ अ कंट्री, और साथ साथ हम पर कैपिटा आउटपुट को भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रोथ के लिए। इसके बाद क्या आता है, इन रियल टर्म्स इंक्रीज इन जीडीपी और जीएनपी। जब हम जीडीपी, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, या तो कांस्टेंट प्राइस बढ़ाने की बात करेंगे या फिर फिक्स्ड प्राइस पर बढ़ाने की बात करेंगे। इंक्रीज इन पर कैपिटा जीडीपी, जब हम पर कैपिटा जीडीपी को बढ़ाने की बात करते हैं, और जीएनपी इंडिकेट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाता है। इसके बाद टू अचीव हायर लेवल ऑफ जीडीपी इन द इकोनॉमी, अगर हमें जीडीपी का एक अच्छा लेवल अचीव करना है इकोनॉमी के अंदर, प्रोडक्शन का अच्छा लेवल अचीव करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है ऑफ वेरियस सेक्टर्स, क्योंकि तीनों सेक्टर का डेवलप होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने भी आप डेवलप्ड नेशन को पढ़ोगे, डेवलप्ड नेशन का मतलब क्या होता है कि डेवलप्ड नेशन में क्या होता है कि पहले जो एक कंट्री है वो कैसे डेवलप करेगी, वो डेवलप करेगी पहले अपना प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर आज से नहीं बहुत पहले चलता आ रहा है, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर, फिर सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज, और फिर टर्शियरी सेक्टर सर्विस सेक्टर। लेकिन कुछ कंट्रीज में ना अनबैलेंस रूप में ग्रोथ आती है, जैसे कि इंडिया की बात कर लेते हो तो इंडिया में प्राइमरी सेक्टर वेल डेवलप है, यानी कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा सेक्टर है वर्क के हिसाब से और परफॉर्मेंस के हिसाब से। लेकिन इंडस्ट्री कहीं ना कहीं लैक कर रही है, इंडस्ट्रीज की वजह से, इंडस्ट्री की लैक की वजह से हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है। और लेकिन वहीं पर अगर बात करोगे सर्विस सेक्टर की तो वो वेल डेवलप है, यानी कि ग्रोथ जो है ना वो प्रॉपर तरीके से होने के लिए हमें हर एक सेक्टर को सीरीज में डेवलपमेंट होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि पहले प्राइमरी सेक्टर, फिर इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर, और फिर टर्शियरी यानी कि सर्विस सेक्टर, और तीनों ही सेक्टर आपस में क्या रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि प्रोडक्शन बढ़ना और प्रोडक्टिविटी बढ़ना वेरियस सेक्टर्स की, डिफरेंट सेक्टर की बहुत जरूरी है। सच एज एग्रीकल्चर में ग्रोथ होना चाहिए कि भाई एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं हम खाने पीने वाली चीज़ों के लिए बाकी दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। साथ साथ इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि जो बाकी गुड्स हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में इंक्रीमेंट हो, हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए बाकी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहे। फिर सर्विस सेक्टर, तो आज भी अगर बात करें तो इंडिया का बहुत वेल डेवलप है। यही नहीं, हम अपनी कंट्रीज के अंदर तो सर्विस देते ही देते हैं, ठीक है, हम दूसरी कंट्रीज के अंदर भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो सर्विस सेक्टर तो हमारा वेल डेवलप है। सर्विस भी और एग्रीकल्चर भी, दिक्कत कहीं पे है तो वो किसमें है, इंडस्ट्रीज के अंदर, कि इंडस्ट्री जितनी वेल डेवलप नहीं है। आज भी मेजर इंडस्ट्री सारी अर्बन सिटीज के अंदर है, रूरल एरियाज में आज भी इंडस्ट्रीज ना के बराबर है। मस्ट इंक्रीज स्ट्रेचिंग इट फर्दर। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, जब भी एग्रीकल्चर में ग्रोथ आती है, रिफ्लेक्ट्स इंक्रीज
इन आउटपुट, कि आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर एलाइड एक्टिविटी। ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और ध्यान रखना एग्रीकल्चर सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं आता, बाकी एलाइड एक्टिविटी यानी कि फिशिंग वगैरह है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, बी कीपिंग, सब इसी का पार्ट बनता है। ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिफ्लेक्ट्स इंक्रीज इन आउटपुट, और जब भी ग्रोथ होगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में तो आउटपुट का लेवल क्या होगा, वो बढ़ जाएगा इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एंड अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। एंड फाइनली ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, और जब हमारा सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा रिफ्लेक्ट्स इंक्रीज इन शेयर ऑफ वेरियस सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं बहुत सी सर्विसेज जो है ना वो क्या हो जाएंगी, डेवलप करेंगी, सच एज बैंकिंग। बैंकिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस है जो हमें बैंकिंग सेक्टर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इंश्योरेंस एक अच्छी खासी सर्विस है, रियल स्टेट एक सर्विस है, टूरिज्म एक सर्विस है, कॉमर्स एक सर्विसेज है, ठीक है, होटल, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, ये सारी की सारी सर्विसेज जो है ना वो बढ़ती है सर्विस सेक्टर के होने की वजह से। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ा के मैं खत्म करता हूँ, पर कैपिटा जीडीपी, जिसकी बात मैंने की, क्योंकि पर कैपिटा जीडीपी हम कैसे निकालते हैं, जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन। क्योंकि जीडीपी सिर्फ बढ़ने से कुछ नहीं होता, पॉपुलेशन भी मैटर करता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि सिर्फ इनकम 1 लाख रुपए होने से हम ये नहीं बोलेंगे कि दोनों को फैमिली की जो हालात है वो सेम है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स भी देखे जाएंगे कि कितने पर्सन उस 1 लाख रुपए के अंदर क्या कर रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। तो जैसे सपोज करो कहीं पे 1 लाख में मान लेते हैं 5 डिपेंडेंट्स हैं, जहाँ पे 1 लाख में 10 डिपेंडेंट है, मान लेते हैं 1 लाख में सिर्फ 2 बंदे ही हैं सिर्फ खर्च करने वाले, तो 50,000 रुपए की इनकम पर बंदे के हाथ में आएगी, एक बंदे के हाथ में आएगी, यानी कि सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ में आ गए हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। इकोनॉमिक ग्रोथ का मैंने एक तरह से आपके लिए बेस बना दिया है और उम्मीद है आपको सारे टॉपिक्स, सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं।